नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। बीच बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि चलते बाजार में कैसे रणनीति बनानी है, इसके ऊपर हम खास तौर पे फोकस करेंगे। और बाजार में पिछले 5 दिन से तो गिरावट ही चल रही है। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का दिन है। वायदा बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि पूरी सीरीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि जो एक्सपायरी है वो देखने को मिलती है, सेटलमेंट्स होते हैं। तो बाजार में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है जब मंथली एक्सपायरी या फिर वीकली एक्सपायरी का दिन होता है। क्योंकि मंगलवार को बजट आया था और आज गुरुवार का दिन है, तो बजट के दिन भी हम गिरे थे और उसके बाद अब दूसरा दिन है बजट के बाद भी, और बजट से 2 दिन पहले भी गिरावट ही हो चुकी है। यानी कि 5 दिन से लगातार बाजार में हम देख रहे हैं गिरावट का ही जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। क्या ये बजट की ही पूरी जो निराशा है वो अभी भी मार्केट्स में कैरी ऑन होती हुई दिख रही है, या फिर जो ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट नहीं आ रहा है उसका कुछ इंपैक्ट देख रहे हैं आप? संदीप जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपसे डिस्कशन पहले भी हुआ है इसके ऊपर, और दो तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कंटिन्यूसली मैं इस बात को शेयर करता रहा हूं कि एफआईआई का लॉन्ग पहले भी 88 टू 92% से हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हिस्टोरिकली आप देखें पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिली है। लास्ट जो हम डेटा था 80% तक एफआईआई के हाई हाई थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग बन रहा था, 80% तक गया था। उस दौरान भी मैंने लगातार आपसे बात शेयर की थी कि ऊपर की तरफ करीब 8-10% का अपसाइड और नीचे 30% का डाउन साइड, 50% एफआई लॉन्ग तक। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:3 का है कि ₹1 के प्रॉफिट के लिए अब ₹3 का रिस्क है आपका, अगर आप इंडेक्स में प्ले करते हैं। और एफआई की कैश बाइंग को आप बहुत कन्विंसिंगली नहीं ले सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने देखा कि आईटी के अंदर आती हुई दिखाई दी। जिस तरह से यूएस के अंदर हमें मैग्निफिकेंट जो टॉप के 7 स्टॉक्स है वहां से जो कैश फ्लो दिखाई दिया, एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रियल स्टेट में, और ऑर्डर बुक हमें आईटी में बढ़ती हुई दिखाई दी, वहां पर एफआई ने कैश की बाइंग की। उससे बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले भी डिस्कस हुआ था। इसके बाद देखिए डबल वैमी हुआ जब कैपिटल गेन्स टैक्स आया 12.5%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% बजट में आया। वो बहुत ही लाजमी था, क्योंकि आप ये समझिए लगातार इस बात का डिस्कशन संदीप जी पहले से भी मैं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इस आने वाले समय में 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। और जिस तरह का रिजल्ट आया था जून 4 को, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रेस में है, रूरल कंजप्शन प्रोपेंसिटी थोड़ा सा गायब है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के साइड पर है। तो 60,000 करोड़ का पीएम फार्मर फंड है जो बढ़ेगा। तो आप समझिए जो एसटीटी लगा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो बढ़ेगा आने वाले समय में, आपको कैपिटल गेन्स भी आता दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी में देखिए लगातार मैं इस व्यू को शेयर कर रहा हूं कि अगर आप क्रेडिट टू डिपॉजिट ग्रोथ देखिए 80% के आसपास है सर, और बैंक ऑल टाइम हाई पर है, पीएसयू प्राइवेट। तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल लाजमी है। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा ड्रैग बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, और आने वाले समय में आप देखिएगा ये तभी रुकेगा, ये फॉल तभी बैंक निफ्टी का सस्टेन होगा जब या तो डिपॉजिट रेट बढ़ाएगा, बैंक डिपॉजिट रेट बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं निम्स में प्रेशर पड़ेगा। तो उस वक्त भी देखने वाला बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहां तक गिरता है। सेकंड, या तो एफएनओ के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स आए, सेबी लेकर के आए, तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी। अभी 68% का लॉन्ग है एफआई का, मुझे लगता है 50% तक बिल्कुल जाना चाहिए, तो इसलिए शॉर्ट यहाँ सेटअप बना रहेगा। हाँ, ये बात जरूर मेरा मानना है कि जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है, देखिए इसको आप ब्रॉडर मार्केट में लेकर के मत जाइए निफ्टी और बैंक निफ्टी को, जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पर बाय ऑन डिप्स रहेगा। जहां वैल्यूएशंस अच्छे मल्टीपल्स पर आ गए हैं, आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन दिखता नहीं है, वहां प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल लाजमी, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो। ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, तो ये व्यू मेरा बहुत समय से सस्टेन्ड है। मुझे लगता है अभी भी 50,000 के आसपास पुट राइटर का बेस है बैंक निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी को लेकर के मैं काफी पेसिमिस्टिक हूं। मुझे बैंक की तरफ से कुछ, या तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट अच्छे आए, या कुछ डिपॉजिट रेट बढ़ाए बैंक, ये सब चीजें दिखनी चाहिए, या सेबी कहे कि ठीक है साहब मैं कैश फ्लो जो एफएनओ में जा रहा है उसको रोकूंगा। लेकिन एफएनओ में ही केवल कैश फ्लो नहीं जा रहा है संदीप जी, स्मॉल एंड मिड कैप की ट्रेडिंग में भी पैसा जा रहा है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। स्मॉल एंड मिड कैप में कंटिन्यूअस रैली है, ग्लोबली देखिए इंडिया का इकलौता मार्केट है जहां स्मॉल मिड कैप में बड़ी रैली है, उसको आप कैसे रोकेंगे? तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मुझे लगता है अभी भी दबाव रहेगा। 50,370, नीचे 49,640, ये लेवल्स होंगे जहां देखना पड़ेगा कहां सस्टेन होता है। लेकिन निफ्टी को देखिए सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल रहा है। अभी भी देखे तो आज आज 20 डेमा के नीचे खुला है,
मुझे लगता है 24,150 जो पहले ही मुझे आपसे डिस्कस हुआ है, वहां तक जा सकता है, नीचे 24,000 तक भी जा सकता है। तो इंडेक्स में देखिए सेल ऑन राइज का व्यू बना रहेगा, 50% तक लॉन्ग होते हैं, लेकिन मार्केट में आप अगर ब्रॉडर मार्केट में देखो तो जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां बाय ऑन डिप्स का व्यू बना रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में यानी कि छोटे मझोले शेयरों में जहां पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है वहां पे जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक सर निफ्टी पे आपने कहा कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, लेकिन 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बजट के दिन भी 24,074 का लो बना था मार्केट्स में, वहां से रिकवरी देखने को मिली। आज भी हम 24,200 के आसपास तक फिसल गए थे, अभी हम 24,300 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में 79,500 भी टूट गया था, अभी हम 79,750 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार में नो डाउट गिरावट के साथ 5 दिन से हम देख रहे हैं कारोबार हो रहा है, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। तो आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट्स काफी ज्यादा हैं, पहले भी हैं बाजार में, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज कुछ लेटर हाफ ऑफ द डे में कोई रिकवरी आ सकती है निफ्टी में? जी देखिए, बिल्कुल जहां पर निफ्टी अभी बना हुआ है, मुझे लगता है कि मैं स्पॉट का लेवल बता रहा हूँ 24,217। मुझे लगता है उसी को बेस मान करके कहीं ना कहीं 24,300 का कॉल ऑप्शन खरीदा जा सकता है। मुझे लगता है स्पॉट लेवल तक एक रिकवरी 24,400 तक आ सकती है। उसके ऊपर की रिकवरी कंसीडर नहीं करनी चाहिए। 24,400 500 पर अच्छा कॉल राइटर का बेस है। और आज ये 20 डेमा के नीचे खुला है। देखिए, जब स्पॉट क्रिटिकल मूविंग एवरेज के नीचे खुलता है तो सेल ऑन राइज का व्यू बनता है, ऊपर की तरफ जाकर कॉल राइटर्स को नीचे दोबारा धकेलते हैं। हम्म। तो एक बार लॉन्ग का ट्रेड बनेगा बेस बना करके नीचे, लेकिन ये अभी भी सेल ऑन राइज का व्यू बना रहेगा। आज हो सकता है 24,400 तक का मूव ऊपर की तरफ आपको मिल जाए, आप चाहें तो 24,400 के कॉल ऑप्शन या 300 के आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन से इसको प्ले कर सकते हैं। बट मुझे लगता है जब तक 24,400 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, जहां पर क्रिटिकल, यहाँ देखिए फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है संदीप जी, फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब सेल ऑन राइज। तो जब तक उस लेवल को नहीं तोड़ता, कन्विंसिंगली डेली क्लोजर नहीं देता, तब तक सेल ऑन राइज का व्यू बना रहेगा। तो जब तक 24,400 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति आपको अपना के चलनी है। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर, बाजार बोलता है। अभी शरद जी हमें एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन है उसकी बातचीत कर भी रहे थे कि वो 68% के आसपास है, हो सकता है वो जाती है गिरती हुई दिखे और 50% तक फिसल सकती है। तो पहले एफआईडीआई के आंकड़े ही देख लेते हैं कि कल के बाजार में किस तरह का एक्शन उनकी ओर से देखने को मिला, कहाँ खरीदारी कहाँ बिकवाली हुई है। तो अगर आप एफआई और डीआईएस के ट्रेंड को देखेंगे तो डीआईएस की ओर से कल जो है 3,137 करोड़ रुपए की खरीदारी होती हुई दिखी है, लेकिन विदेशी निवेशकों की ओर से 5,130 करोड़ रुपए की बिकवाली होती हुई दिखी है। तो जैसा हमें शरद सर बता भी रहे हैं कि हायर लेवल्स पे जो लॉन्ग है वो अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं विदेशी निवेशकों की ओर से, और वो हो सकता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग अभी भी जारी रहे और वो 50% तक जा सकती है, जो कि 68% पर है। अगर आप ग्लोबल क्यूज भी देखें तो आज के लिए आपको अच्छे नहीं नजर आएंगे। इनफैक्ट कल हमने यूएस के मार्केट्स में बड़ी गिरावट देखी है, 500 अंकों से ज्यादा का गोता हमने देखा डाउ जोन्स ने लगाया है, 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और वैसा ही कुछ रुझान हम देख रहे हैं कि आज एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। चाइना के बाजार शांघाई में आप देखिए करीब 0.5% की कमजोरी है, हैंगसेंग 1.5% नीचे है, निक्केई में एक समय 3% के आसपास की कमजोरी भी थी, अभी भी 1000 अंकों से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है। 1.5% के आसपास कोरिया का बाजार कोस्पी भी आपको नीचे कारोबार करता हुआ ही नजर आएगा। तो ग्लोबल मार्केट्स काफी खराब हैं और उसमें यूएस की बड़ी भूमिका है, जहां पे आईटी शेयरों की काफी ज्यादा पिटाई हुई है। गेनर लूजर्स की बात करें तो उसमें अगर आप टॉप लूजर्स की बात करें तो फिनिक्स कल भी 4% के आसपास गिरा था, आज भी 4.5% के आसपास ही गिरावट, डाबर में 3.5%, बजाज फाइनेंस में नंबर्स का इंपैक्ट था, 2.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली। और एफएमसीजी में मुनाफा वसूली हावी हो रही है, गोदरेज कंज्यूमर हो या फिर मैरिको, इनमें हम देख रहे हैं 2.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ही आज कारोबार देखने को मिल भी रहा है। गेनर्स की सूची में अगर आप देखेंगे तो अवंती फीड्स तीसरा दिन लगातार है, आप देखें बजट के बाद जब ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में शामिल है, आज भी 10% के आसपास का अपमूव है। एमएमटीसी कल 20% का ऊपरी सर्किट लगा था, उसके बाद आज फिर से 9% का अपमूव स्टॉक में देखने को मिला है। एससीसी कल भी गेनर था, 8.5% के आसपास की कमजोरी। और कावेरी सीड देखिए 8% की मजबूती यहाँ पे भी है। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स इसमें 7.5% के आसपास का जो अपमूव है वो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है।
अगर हम ग्लोबल हलचल की भी बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा कि कल भारी गिरावट के साथ ही हमने देखा क्लोजिंग होती हुई दिखी। यूएस के मार्केट्स में खासतौर पे S&P 500 ये हाईलाइट था कल के सेशन की। अगर आप बात करें दिसंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट जो है वो S&P 500 में देखने को मिली, यानी कि 1.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी। और इसको लीड करे थे आईटी स्टॉक्स। नैस्डैक में भी हमने देखा भारी गिरावट देखने को मिली। और उसमें आप जो गिरावट हुई है अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों में कल उनका जो विक्स है, अमेरिका का जो विक्स है वो एक ही दिन में 22% के आसपास उछलकर कल के सेशन में उसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए ये विक्स के आंकड़े आपके सामने है भी, 22.5% के अपमूव के साथ आप देख सकते हैं कि यूएस के विक्स में जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। तो ये विक्स अपने आप में इंडिकेट करता है कि बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप ग्लोबल हलचल में देखेंगे तो भारत जो है वो चीन की जो सोलर मिनरल्स कंपनीज हैं उनके ऊपर जो प्रतिबंध है वो हटा सकता है। ये कुछ और ग्लोबल साइड की खबरें हैं। और ग्लोबल साइड में खासतौर पे यूएस की अगर हम बात करें तो टेस्ला के जो कमज़ोर नतीजे आए थे उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी मार्केट्स में गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। चौथा क्वार्टर लगातार है जब टेस्ला ने अपने जो नंबर्स हैं, जिस तरह से बाजार या एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे, उससे कमज़ोर साइड के नंबर्स ही डिलीवर किए हैं। इसके अलावा अमेरिका के पीएमआई के आंकड़े भी आए थे जुलाई महीने में। जो पीएमआई का आंकड़ा है वो 6 महीने के निचले स्तर पर आता हुआ दिखा है। अगर आप घरेलू हलचल की भी बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप बॉन्ड मार्केट में देखें तो उतार चढ़ाव को रोकने के लिए जो एफआईआईज़ का फ्लो है उस पर अब जो नियम है वो सख्त करते हुए दिख रहा है। बाजार में देखिए आप बीएससी को, जो रिसर्च एनालिस्ट की सुपरवाइजरी बॉडी है, वो बनाया गया है बीएससी को। तो उस लिहाज से ये बड़ा डेवलपमेंट है जो कि बॉन्ड मार्केट को लेकर यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आरबीएल बैंक में एक बड़ी ब्लॉक डील संभव है। बेरिंग की ओर से कुछ 4.25 करोड़ शेयर बेचे जा सकते हैं 226 रुपए के भाव पर। और टाटा मोटर्स भी आज एक्शन में, एक नमूरा की रिपोर्ट आई है, 4% के आसपास की मजबूती वहां पे भी देखने को मिल रही है। सर, ये जो बॉन्ड मार्केट में हम खबरें देख रहे हैं, बॉन्ड मार्केट को लेकर जो नियम है वो सख्त किए जा रहे हैं। पीएनबी गिल्ड्स एक बड़ा प्लेयर है जो कि इस पूरे मार्केट में ऑपरेट करता है। तो ये जो नियमों की सख्ती की जा रही है और बीएससी को जो रिसर्च एनालिस्ट बनाया गया है सुपरवाइजरी बॉडी का, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं पीएनबी गिल्ड्स के संदर्भ में? देखिए, अगर आप बॉन्ड मार्केट को इंडिया को देखें तो बहुत ही लिक्विडिटी बहुत कम है। अगर आप विजा वी यूएस मार्केट देखें तो बॉन्ड एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंडिया में कंसीडर ही नहीं होता, जो कि बेसिकली एक बहुत ही सैड अफेयर है। अगर आप देखें तो अगर आप यूएस में देखें तो कितना थिक लिक्विडिटी रहता है बॉन्ड मार्केट में। जब कभी गवर्नमेंट बोरिंग देखिए, 11 साढ़े 11 लाख करोड़ का गवर्नमेंट बोरिंग मुझे 3-4 साल से नंबर दिख रहा है संदीप जी। लेकिन इसके बावजूद भी क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखें तो जो लिस्टेड कंपनीज के बॉन्ड्स हैं वहां पर उतना लिक्विडिटी नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है गवर्नमेंट अब कहीं ना कहीं कंसीडर करेगी आने वाले समय में, और इसके इसके इस सेक्टर में काफी कुछ काम होना बाकी है। मुझे लगता है यहाँ पर इसीलिए डेट फंड पे देखिए बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है क्लाइंट्स का। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी देखें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई बॉन्ड मार्केट की, जहां पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। आरबीएल बैंक की बात करें, आज 3.5% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। एक ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे बेरिंग हो सकता है कि कुछ स्टेक बेच सकता है। 3.5% की कमजोरी में सर आरबीएल बैंक में क्या करना है? जी, तो देखिए, मुझे याद पड़ता है संदीप, शायद 1-2 दिन पहले आरबीएल बैंक का डिस्कशन हम लोग ने किया था। तो वहां पर देखिए जिक्र हुआ था कि वीकनेस है स्टॉक के अंदर। और पहले भी देखिए मैंने इस बात को डिस्कशन किया था कि इसने कहीं ना कहीं अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा नहीं है। 240 रुपए के आसपास तो नीचे 220 रुपए तक खिसकने की पूरा पोटेंशियल है इसके अंदर। अभी इसका भाव 229 है। मुझे लगता है शॉर्ट बिल्डअप इसके अंदर है, कम से कम 220 रुपए तक का भाव ये जाएगा। 220 रुपए वो बेस है जो करीब 11 मार्च के बाद का इसका एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो वहां तक का तो व्यू बिल्कुल क्लियर है। और पहले भी सेल ऑन राइज का व्यू मैंने डिस्कशन किया था कि बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो शॉर्ट तो लॉन्ग बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट नहीं बन रहा था। तो इसलिए देखिए 220 रुपए तक बिल्कुल खिसकेगा। उसको अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं लेता है तो मुझे लगता है ये गिर करके कहीं ना कहीं 200 रुपए के भाव तक भी जा सकता है। तो शॉर्ट बिल्डअप रहेगा, सेल ऑन राइज का व्यू बना रहेगा।
कमजोर बाजार में भी आज शेयर जो परफॉर्म कर रहा है, 52 वीक हाई लगा रहा है, वो है टाटा मोटर्स का। 0.4% के आसपास की मजबूती इसमें है। एक नमूरा की रिपोर्ट आई है जिसमें इसको अपग्रेड किया गया है, इसकी रेटिंग बढ़ाकर बाय की गई है। 26% ऊपर का टारगेट दिया गया है। तो 1071.50 का एक 52 वीक हाई आज टाटा मोटर्स के शेयर ने लगाया है। कमजोर बाजार में कोई शेयर अगर परफॉर्म करता है सर, तो कितनी मजबूती के इंडिकेशन है? क्या नेक्स्ट लेवल्स निकल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आप देखें तो मार्च के बाद से जो कंसोलिडेशन जोन बना था उसका ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे लगता है बेस है कहीं ना कहीं 960 रुपए के आसपास इसका। ये आपको देखिए जो बेस अभी तोड़ेगा ये आराम से 1200 रुपए लेकर के जाएगा। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। 980 के बाद स्टॉप लॉस रखिए। डिप्स पे खरीदिए। मुझे लगता है 1200 1250 तक के लेवल आपको इसी एक्सपायरी में, अगस्त एक्सपायरी में देखने को मिल जाएंगे। 1200-1250 तक के जो टारगेट्स हैं वो टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आज कमजोर बाजार में भी टाटा मोटर्स का शेयर आप देखेंगे मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। नया 52 वीक हाई स्टॉक ने टच किया है। अगले टारगेट 1200-1250 के। कल बाजार बंद होने के बाद सेबी की ओर से एक खास रिपोर्ट आई, एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसमें उन्होंने कुछ आंकड़े शेयर किए हैं और वो आंकड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। FY23 यानी कि जो पिछला वित्त वर्ष है उसमें जो सेबी ने एक रिसर्च करी, जो स्टडी करी है, उसमें जो आंकड़े निकल के आए हैं वो ये बताते हैं कि 70% इंट्राडे ट्रेडर्स ने मार्केट में पैसा गंवाया है। जो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनमें से 10 में से 7 लोगों ने पैसा गंवाया है और कैश मार्केट में 33% लोग ट्रेडर्स कैटेगरी में हैं। यानी कि 1/3 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडर्स हैं। तो उसमें से अगर 70% लोग पैसा गंवाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कैश मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेड करने वाले लोग हैं उसमें से 20% लोग तो पैसा गंवाते ही हैं। इस स्टडी का अगर आप एक निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको समझ में आता है। इनफैक्ट एक्टिविटी आप देखिए किस तरह से बढ़ती हुई दिखी है। 2019 से लेकर 2023 का जो फेज है, कोरोना से पहले और कोरोना के जो बाद के 3 साल हैं, वहां तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग में 300% यानी कि 4 गुना के आसपास की जो बढ़ोतरी है वो इनफैक्ट देखने को मिली है। और इसमें अगर आप देखेंगे जो नया इजाफा हुआ है, जो नए लोग आते हुए दिखे हैं, उसमें 48%, ऑलमोस्ट आधे लोग ऐसे हैं, आधे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यानी कि युवा इन्वेस्टर जो हैं, युवा ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट में आते हुए दिखे हैं और उन्हीं की ओर से ज़्यादा एक्शन जो है, एक्टिविटी है, वो मार्केट्स में बढ़ता हुआ दिखा भी है। और लेकिन जो कैश मार्केट में भी जो ट्रेड करते हैं, खासतौर पे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, उसमें से 20% लोग ऐसे हैं जो कि पैसा गंवाते ही हैं। सर, इससे पहले हमने देखा था एक FNO को लेकर यानी कि वायदा बाजार को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी, सेबी की ओर से रिलीज आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था हर 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि पैसा गंवाते ही हैं। अब ये कैश मार्केट को लेकर भी उनकी ओर से जो नंबर्स आए हैं वो कुछ खास इंटरेस्टिंग नजर आ नहीं रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। तो 33% इंट्राडे ट्रेडर्स पैसा गंवाते ही हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 20% लोग ऐसे हैं जो कैश मार्केट में भी पैसा गंवाते ही हैं। कैसे देखा सर आपने इस पूरी रिपोर्ट को? और जो ब्रोकरेज स्टॉक्स हुए या फिर एक्सचेंजेस की अगर आप बात करें, BSE एकमात्र लिस्टेड स्टॉक है इस पूरे स्पेस में, उनको आप कैसे व्यू कर रहे हैं इस रिपोर्ट के पूरे कॉन्टेक्स्ट में? देखिए संदीप जी, थोड़ा हार्श आंसर है इसका, बट अब जो है टेक इट व्हाट इट इज। ठीक है, कॉल स्पेड स्पेड। नाउ देखिए क्या होता है कि अगर डॉक्टर कहीं ना कहीं अपने थिएटर में जाता है और उसके पास पूरा औजार हैं ऑपरेशन करने के, तो उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो ऑपरेशन कर रहा है। नाउ यहाँ पर वही वैसा ही कुछ है कि टेक्निकल चार्ट्स मौजूद हैं बाजार में, इजीली अवेलेबल हैं। आप उसको ले सकते हैं कुछ पैसा दे करके और आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप एक गैम्बलिंग करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आप प्रॉपरली अपना मैनेज नहीं करते, मनी मैनेजमेंट समझते नहीं हैं, आपको ये नहीं समझता है कि मनी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, और आप ट्रेड करते हैं। क्योंकि ब्रोकर्स के सॉफ्टवेयर पर भी इजिली अवेलेबल रहते हैं चार्ट्स, और चार्ट देखना बहुत आसान होता है। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन गया कि अगर आपको चार्ट देखना आता है तो आप एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, आप पैसा बना सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। बहुत कुछ फंडामेंटल डिस्काउंट होते हैं चार्ट्स पर, और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमको इकोनॉमिक्स में सिखाती है कि सभी चीजें डिस्काउंटेड होती हैं। स्टॉक प्राइस के अंदर कुछ भी न्यूज हो, वो सारी कुछ स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड होती है। जहां कहीं डिस्काउंट नहीं होती वहीं बड़े प्राइस मूव्स आते हैं। तो सारी चीजें फंडामेंटल डिस्काउंटेड होती है। फंडामेंटल को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, जहां पर कि लोग उतना ध्यान नहीं लगाते हैं। हैविंग सेड दैट, ये बिल्कुल साफ है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं संदीप जी, जो कहीं ना कहीं बाय करके छोड़ रहे हैं या सेल करके छोड़ रहे हैं, कम ब्रोकरेज चार्जेस दे रहे हैं, उनके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उनकी थोड़ा सा लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक सिग्नल है जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए कि बाजार में एल्गोस काम कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स काम कर रही हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं। जहां आपका स्टॉप लॉस होता है
वो उसको ट्रैक करते हैं और उसी स्टॉप लॉस को पहले हिट कराते हैं। आप स्टॉप आउट हो जाते हैं, फिर सिक्योरिटी वहीं जाती है जहां उसको जाना चाहिए, आप स्टॉप आउट हो जाते हैं। तो ये समझिए कि आप एल्गोस के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं। अगर आप एल्गोस के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं, तो आप अगर उनको इंट्राडे में चॉइस देंगे सर, या BTST STBT करेंगे, तो हम्म। आपका स्टॉप आउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी वहीं जाएगी जहां उसको जाना है, जहां आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आप स्टॉप आउट हो चुके होंगे। तो अब देखिए BSE को अगर आप देखें तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट है, लेकिन एक कन्विंसिंग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग इस वीक में मिली थी। मुझे लगता है कि जब तक ये कहीं ना कहीं 2500 रुपए के ऊपर सस्टेन ना हो, इसमें गिरावट का एक दौर जारी रह सकता है। हो सकता है गिर करके 1950 रुपए तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर आ जाए। और हम्म। एक चीज संदीप जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये मान लीजिएगा कि बैंक्स को तकलीफ है, क्योंकि ट्रेडिंग में काफी पैसा आ रहा है, मनी फ्लाइट है डिपॉजिट से, बैंक डिपॉजिट से सीधे सीधे इक्विटी मार्केट की तरफ, क्योंकि रिस्क प्रीमियम इक्विटी मार्केट में ज्यादा है। इसको देखते हुए आने वाले समय में सेबी हो सकता है कि कुछ एक ऐसे स्टेप्स ले जो ट्रेडिंग के ऊपर हो, जहां कैपिटल गेन्स ट्रेडिंग पे बढ़ाया जाए या छोटी पोजीशंस पे बढ़ाया जाए। ये देखने में आ सकता है। ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बैंक्स को फायदा करे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में देखना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं पोजिशनल व्यू लेना चाहिए, कुछ एक दिन का व्यू लेकर के चलिए। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, कम से कम महीने भर, महीने डेढ़ महीने का व्यू लेके चलिए, सो दैट मार्केट की नॉइज एब्जॉर्ब हो जाए आपकी ट्रेडिंग में। चलिए ठीक है सर, ये राय है। जहाँ तक सेबी की जो कल एक रिलीज आई है उसके ऊपर हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं, अपना सवाल हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव जी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सर नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर जी मैंने IRFC के शेयर लिए हैं, 300 जी क्वांटिटी है, जी। और ये सर हमने 207 के रेट पे लिए हैं। ओके। जी सर। और सर मेरा 3 से 6 मंथ का नजरिया है, उसके हिसाब से सर मैं व्यू जानना चाह रहा था कि मैं रुकूं इसमें, होल्ड करूं, या मतलब लॉस बुक कर लूं। शरद सर 6 महीने का नजरिया है इनका। इन्होंने 207 रुपए पे लिए हैं, शेयर आ गया है IRFC का गिरकर 185 रुपए पर। आज भी करीब 4% के आसपास ही कमजोरी है, क्या करना चाहिए सर। देखिए, कई बार स्टॉक को लेकर के डिस्कशन हुआ है, परफॉर्मेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें तो कंपनी की नेटवर्क करीब 50,000 करोड़ से बढ़ती हुई लास्ट साल में दिखाई दी थी। रेवेन्यू बहुत अच्छा 26,000 करोड़ के आसपास का क्लॉक हुआ था। और आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि जो बोरोइंग है 50,000 करोड़ के आसपास का अप्रूवल रहेगा। ये सारी चीजों को देखते हुए लॉन्ग टर्म व्यू इंटैक्ट है, लेकिन 150 रुपए के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। किसी भी वीक में अगर 150 रुपए का लो ब्रीच करे, अपनी पोजीशन काट दें, वहां तक बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। अगर ये सस्टेन हो जाता है 200 रुपए के ऊपर, अभी इसका भाव 185 है, तब आप सेफ रहेंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन में। दोबारा ऊपर की तरफ 280 की तरफ जाएगा, लेकिन 200 रुपए पर बड़े शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो 150 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें वीकली चार्ट पे, मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे देखें, रोज देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वीकली बेसिस पे आप इसे देखें। नीचे की ओर 150 ही आपका स्टॉप लॉस का लेवल है, और ऊपर में 200 रुपये का लेवल अगर पार होता है, सस्टेन करता है, फिर 280 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं रोहित, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। उन्होंने 3 स्टॉक्स को लेकर अपनी राय पूछी सर। एक तो है सुजलॉन, दूसरा है HFCL और तीसरा है IFCI। वो जानना चाहते हैं कि इन तीनों स्टॉक्स में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जी, तो देखिए सुजलॉन को देखिए, मैंने काफी बार आपको ये स्टॉक शेयर किया है। इस स्टॉक की लार्जेस्ट एवर ऑर्डर बुक 3.5 गीगावाट के आसपास लास्ट क्वार्टर में क्लॉक हुई थी। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखें तो EPC और नॉन EPC के अंदर अच्छी ऑर्डर बुक का स्प्लिट है। अगर विंड इंस्टॉलेशन में देखें तो इंडिया का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है 2017 के बाद हाईएस्ट है। और अगर आप देखें तो मार्केट शेयर करीब 30% के आसपास है। कोई सिग्निफिकेंट कंपटीशन इस सेक्टर में सुजलॉन को नहीं है अगले 2-3 साल तक। तो मैं इस स्टॉक को 25 रुपए से संदीप जी सजेस्ट कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपके चैनल पर 40-45 रुपए के भाव पे दोबारा सजेस्ट किया था। मेरा टारगेट था 70 रुपए, वो टारगेट आने वाला है। आप 52 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए सर। 70 और 80 रुपए के टारगेट के लिए बने रहिए। मुझे लगता है जल्दी 80 रुपए के आसपास भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक शेयर और, अगर आप सुजलॉन के में राय ले रहे, एक शेयर और पकड़ लीजिए, बोरोसिल रिन्यूएबल। मैंने कुछ समय पहले संदीप जी आपके चैनल पर इसको सजेस्ट किया था। देखिए 470 के आसपास इसका बेस था। मुझे लगता है ये 600-670 रुपए के भाव तक जाएगा।
बिल्कुल उसको पकड़ के चलेगा। देखिए रिलेंटलेस डंपिंग सोलर ग्लास प्रोडक्ट्स में चाइना और वियतनाम से दिखाई दे रही थी। अगर आप देखें तो एबिडा मार्जिन में इसी वजह से पिछले साल में डिक्लाइन दिखाई दिया था। एंटी डंपिंग ड्यूटी सोलर ग्लास इंपोर्ट में चाइना और वियतनाम से गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है। तो अगर आप देखें तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी डीजीटीआर से एक्सेप्ट हो चुकी है। ये सारी चीजें स्टॉक को ऊपर की तरफ खींच रही हैं। मुझे लगता है 600 और 670 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। एचएफसीएल में देखिए बिल्कुल बने रहना चाहिए, एकदम घबराइए नहीं। 105 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे वीकली क्लोजिंग आए तो पोजीशन काटिएगा। स्ट्रेंथ कब आएगी? जैसे 128 को काटेगा तो 160 की तरफ जाएगा। पोजिशनल व्यू रखिएगा कम से कम दिसंबर तक का। आईएफसीआई देखिए यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है आईएफसीआई के अंदर। बेस अब यही 81 रुपए का बेस मान लीजिए इसका। 81 रुपए के आसपास का इसका स्टॉप लॉस रख लीजिए। 81 रुपए के नीचे जाए पोजीशन काटिएगा। मुझे लगता है 110 रुपए की तरफ ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो 110 का टारगेट है। आईएफसीआई की बात है, 81 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इसी तरह से आपको राय एचएफसीएल, सुजलॉन और उसके साथ साथ बोरोसिल रिन्यूएबल्स में भी दी गई है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और चलते हैं, करते हैं नतीजों पर फोकस। तो नतीजों पर फोकस करते हुए कल जो बाजार बंद होने के बाद दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए, पहले उनकी बात कर लेते हैं। उसमें एक्सिस बैंक पहला नाम है जिसके अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको अच्छे ही नजर आएंगे। एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे 12% बढ़ती हुई दिखी है। 13,448 करोड़ रुपए का नंबर आता हुआ दिखा है। मुनाफे में भी साल दर साल 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5,800 के आसपास का नंबर था मुनाफे का, वो बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए के पार होता हुआ दिखा है। तो एक्सिस बैंक में सर हमने देखा कल तो गिरावट देखने को मिली थी, जिस तरह से बाजार का मूड खराब होता हुआ दिखा था। और आज भी हम देख रहे हैं कि 6% के आसपास की कमजोरी के साथ ही यहाँ पे जो ट्रेड है वो होता हुआ दिख रहा है। बाजार को कहीं ना कहीं इसके जो नंबर्स हैं वो पसंद नहीं आते हुए दिखे हैं। कल हमने जो क्लोजिंग है वो 1240 के आसपास देखी थी और आज 1160 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1155 रुपए का लो है और लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अपना जो इंटरडे लो है। जी तो देखिए बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है ये कंसर्निंग है। शॉर्ट्स कहाँ बन जाते हैं? शॉर्ट्स 1200 रुपए के आसपास इसके अंदर बन जाते हैं। वहां पर बड़ा कॉल राइटर का बेस है। नीचे किधर जा सकता है? इसमें बाय ऑन डिप्स का, सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। 1100 रुपए पहला इसका टारगेट है। नीचे की तरफ 1160 का भी स्पॉट का भाव है। तो अगर आप 1200 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखते हैं तो मुझे लगता है 1100 रुपए तक ये बिल्कुल स्टॉक खिसक सकता है। वहां पर जाकर के ही आपको एक बार देखना होगा कि किस तरह से आपको क्या पोजीशनिंग करनी है। ठीक है, तो नीचे में 1100 और ऊपर में 1200 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1100 रुपए तक के स्टॉक फिसल सकता है। एलएनटी दूसरा दिग्गज है जिसके नंबर्स आए हैं। नंबर्स में आप देखेंगे इनके जो रेवेन्यूज हैं वो 15% ग्रो करते हुए देखें। साल दर साल अगर आप नंबर्स को देखें 55,120 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज इन्होंने रिपोर्ट किए हैं और मुनाफे में भी 11% की बढ़ोतरी हुई है। 3,445 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने रिपोर्ट किया है। बाजार कमजोर है लेकिन नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि एलएनटी के स्टॉक में अभी भी 2% से ज्यादा का जो अपमूव है वो देखने को मिला है। 3600 का लेवल भी इसने इंटरडे में पार किया था, अभी 3597 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर 2% की जो मजबूती है आज इंटरडे में जो देखने को मिल रही है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है यहाँ पे? जी तो देखिए अगर आप इसके नंबर्स को देखें तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर है। मुझे लगता है कि बिल्कुल काफी चॉपी हो गया है। चॉपीनेस इन द सेंस कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनता है, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है। तो क्या आपको करना है? जो इसका लो है करीब 3450 के आसपास, उसी को आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखिए और स्टॉप लॉस रख करके आप इसमें लॉन्ग बने रहिए। क्योंकि देखिए बजट में भी बैक टू बैक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी अच्छा बजट आ रहा है। 11.5 लाख करोड़ का बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। उसके अंदर एनसीसी है, लासेन टूब्रो है। कैपिटल गुड सेगमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कहीं ना कहीं पुश बना रहेगा। इसको लेकर के उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, एक रिस्की ट्रेड है। बट 3450 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर आप चाहें तो बने रहें। मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ चलेगा, लेकिन बड़ा लॉन्ग कब बनेगा? जैसे ही 3700 रुपए के आसपास, 3700 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर का बेस है, जैसे ही वो कटता है तब ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। निफ्टी को उसके लिए 24,150 सस्टेन करना जरूरी है।
तो 3450 पर स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। 3700 रुपए के ऊपर जाए तो आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई एल&टी की। इस बीच हमारे साथ मानस जायसवाल साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मानस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सर आपकी सोना BLW पे ही राय लेना चाहूँगा। इसके नतीजे आए हैं, नतीजों की बातचीत चल रही है, तो इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। 21% इसकी आय बढ़ती हुई दिखी है। 891 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है और मुनाफे में भी 27% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक ने आज 718 रुपए का हाई बनाया, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया क्योंकि शायद बाजार का मूड जो है वो अच्छा नहीं है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ दिखा है। सोना BLW सर, कैसे देख रहे हैं आप इस स्टॉक को नंबर्स के बाद? नमस्कार संदीप जी। तो देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। पिछले हफ्ते करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन करेक्शन कहीं ना कहीं 20 मूविंग एवरेज के आसपास थम गया है। मेरे ख्याल से अगर आप निवेशक हैं, आप 1 से 2 मंथ तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। 640 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक अगर 2 से 3 मंथ के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 790 रुपए के आसपास के होंगे। ओके, 790 तक का जो टारगेट्स है वो सोना BLW में देखने को मिल सकता है। नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे आए हैं। और आखिर में बात करते हैं IEX यानी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की। इसके नंबर्स भी आप देखेंगे, आपको काफ़ी अच्छे नजर आएंगे क्योंकि पावर डिमांड हम देखने लगातार बढ़ रही है, उसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। रेवेन्यूज में 20% का जंप है, 124 करोड़ का नंबर आया और मुनाफा आप देखिए 26% बढ़कर 76 करोड़ वाला 96 करोड़ रुपए होता हुआ दिखा है। तो IEX में हमने देखा है कि ओवरऑल लोअर लेवल से जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। जो नीचे लो बने थे 120 रुपए के आसपास के बने थे, वहां से चलता हुआ शेयर 176 रुपए के आसपास अब पहुंचता हुआ दिख रहा है। आज सर 1% के आसपास ही कमजोरी है। शरद सर, IEX के चार्ट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं या फंडामेंटली आपको अच्छा लग रहा है? इन लेवल्स पे भी क्या फ्रेश बाइंग की एडवाइस देंगे आप? जी, तो देखिए, अगर आप चार्टिकली देखें तो एक बेस बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बार खरीदने का आप कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। आप रेवेन्यू वाइज भी अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो ठीक ठाक रेवेन्यू रहा था। क्वार्टर में देखें 14% का, लगभग 15% के लगभग हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग देखें 16% के आसपास वाई हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। फाइनेंशियल ईयर 24 में पैट करीब करीब 15% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अगर आप मैनेजमेंट का आउटलुक भी देखें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 15% की ग्रोथ वाई बेसिस पर कंपनी को दिखाई देती है। मैनेजमेंट का मानना है कि पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल रेगुलेटरी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से ग्रोथ बनी रहेगी। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर, डिमांड को की अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है बिल्कुल अगर लंबी लंबी अवधि का व्यू है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो इसका एक कंसोलिडेशन जोन था करीब अगस्त 2022 के बाद, उसका हाई करीब 175 के आसपास आता है। पिछले 3 एक वीक में इसने उस लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी। जब कभी ब्रेकआउट्स आते हैं तो उसमें थ्रोबैक्स आते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले जब मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल भी शेयर किया था तो उसके अंदर देखिए थ्रोबैक आया था। तो अब वो दोबारा स्टॉक चलना शुरू हो गया। सिमिलरली आप देखिए इसमें भी एक थ्रोबैक है, बेस बन गया है 155 के आसपास। आप स्टॉप लॉस रखें, बने रहें। मुझे लगता है 240 रुपए तक के टारगेट इसमें आएंगे, लेकिन दिसंबर तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। 240 तक के टारगेट आ जाएंगे अगर आप दिसंबर तक IEX के शेयर को होल्ड करते हैं। नंबर्स के बेसिस पे पॉजिटिविटी बन रही है, लेकिन एक स्टॉक जो कि नंबर्स के बेसिस पे गिर रहा है वो है JK पेपर का। इसकी आय जरूर बढ़ी है, 8% के आसपास का इजाफा हमने देखा, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। 313 करोड़ वाला मुनाफा गिरकर आ गया सीधा 141 करोड़ पर। 55% का डेंट यहाँ पे मुनाफे में देखने को मिला है। 7% उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि शेयर गिर रहा है आज के सेशन में और 524 रुपए के आसपास फिलहाल स्टॉक में जो ट्रेड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक समय ये शेयर 500 रुपए के भी नीचे भी फिसल गया था। मानस सर, JK पेपर निचले स्तरों से रिकवरी को देखें या फिर हायर लेवल से जो गिरा है आज, जो नंबर्स का इंपैक्ट आया है, उसको आप ज्यादा तवज्जो देंगे? देखिए संदीप जी, मेरे ख्याल से जो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट आया उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि जो वीकली चार्ट है वो इतने ज्यादा खराब नहीं लगते हैं। करेक्शन ड्यू था वो ऑलरेडी हो चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो जब तक आज का लो ना ब्रीच हो, यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए। या तो आपने अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो वहां पर एग्जिट ना करें। तो 499 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉक एक बार 540 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो आई थिंक रैली रिज्यूम हो जाएगी और वापस आपको 610-20 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे।
ओके, तो जिनके पास है वो बने रही। आज का जो लो है 500 रुपये के आसपास का, 499 के आसपास का, वो आप स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को कैरी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। 610 620 तक के टारगेट आ जाएंगे। पीएनबी गिल्ड्स जिसकी हमने शुरुआत में भी बात करी थी, शरद सर से तो बात हुई है। मानस सर, आप इसके चार्ट देख लीजिए। इनकी आय भी 1% गिरी है और इसका जो मुनाफा है वो भी 8% के आसपास गिरा है। 58 करोड़ वाला मुनाफा घटकर आ गया 53.5 करोड़ रुपये। और पीएनबी गिल्ड्स में ये जो एक रेगुलेटरी एक्शन भी हुआ है उसका भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। एफआईएस की जो नियम है, जो फ्लोज आ रहे हैं, उसको लेकर सख्ती की गई है और स्टॉक आज 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। 129 के आसपास क्या करना है सर पीएनबी गिल्ड्स में? देखिए, डेली चार्ट पे कुछ खास ट्रेंड नहीं दिखता है। 120 पे सपोर्ट दिखता है, 137 के आसपास रेजिस्टेंस दिखता है। लेकिन वीकली चार्ट पे देखें तो वहां पर पोजीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं लगती है। मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 114 के स्टॉप लॉस से 114 रुपए, जहां पर इसका 20 वीक मूविंग एवरेज आता है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। शॉर्ट टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर 132 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे तब आप एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं 128 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट आप 140 से 142 के भी सेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई नतीजों की। पीएनबी में अपनी जो पीएनबी गिल्ड्स में इनफैक्ट आप अपने जो लॉन्ग पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं 114 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। शरद सर, आपसे काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, आपसे विदा लेने का समय है, लेकिन कोई टॉपिक्स जो आप शेयर करना चाहेंगे इससे पहले हम आपसे विदा लें? जी, तो देखिए, मैं ऑलरेडी सुजलॉन और बोरोसिल रिन्यूएबल पहले भी शेयर कर चुका हूँ। 70 रुपये 80 रुपये टारगेट सुजलॉन को, बोरोसिल रिन्यूएबल को 600 670 के टारगेट के लिए। मुझे लगता है डेटा पैटर्न की तरफ आप एक बार, पहला स्टॉक है, डेटा पैटर्न पर ध्यान दीजिए। देखिए, जो एंसिलरी है डिफेंस एंड एरोस्पेस का, वहां पर काफी अच्छा ट्रैक्शन है। मैक पावर सिस्टम्स कुछ दिन पहले मैंने आपको शेयर किया था। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है डिफेंस और एरोस्पेस में डेटा पैटर्न्स। अगर आप देखेंगे तो पिछले 35 साल से काफी प्लेटफॉर्म्स को इसने प्रोडक्ट सप्लाई किया है। स्पेस, एयर, लैंड एंड सी, एलसीए, तेजस, लाइट ड्यूटी हेलीकॉप्टर वगैरह को। मुझे लगता है 2900 रुपए के आसपास इसका एक बहुत अच्छा बेस बन गया है। ऑपरेशनली भी देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लगभग 15% के लगभग वाई रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ग्रॉस मार्जिन 70% के आसपास मेंटेन, इस तरह के परफॉर्मेंस कम देखने को मिलता है। बने रहिए साहब, 2900 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखिए। 4000 और 4500 रुपए का टारगेट आप इसके अंदर लेकर के चल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, टाटा टेली को मैंने एक बार पहले भी, संदीप जी भी याद पड़ता है, आपसे शेयर किया था। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा बेस बना हुआ है टाटा टेली के अंदर। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसका 85 रुपए के आसपास है। जिस तरह से स्टारलिंक के लाइसेंसिंग की खबरें हैं, यहाँ पर टाटा टेली को फायदा है। अगर आप चार्टिकली भी देखें तो जो बेस एक बार सप्लाई जोन बना था सितंबर 23 के आसपास, उसको ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ दिख रहा है। 82 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 120 रुपए, 140 और 160 के टारगेट के लिए दिसंबर तक होल्ड करें। ठीक है, तो एक हो गया डेटा पैटर्न, दूसरा हो गया टाटा टेली। और सुजलॉन और बोरोसिल के अगर आप सर एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर से शेयर कर दें। तो देखिए, सुजलॉन, संदीप जी, 40 रुपए के आसपास से लॉन्ग है। 25 रुपए पहले मैंने दिया था। बिल्कुल इसको बनाए रखिए। अब नया स्टॉप लॉस का बना लीजिए 52 रुपए के आसपास। पहला टारगेट 70 रुपए, दूसरा टारगेट 80 रुपए। और पोजिशनली देखिए, कई बार मैं शेयर कर चुका हूँ, 50 रुपए का ईपीएस है, ये 1.5 रुपए का हो जाएगा सर। अगले 4 से 5 साल में शेयर हो जाएगा 250 300। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहे बिल्कुल होल्ड कीजिए सर। तो इसको बिल्कुल बनाए रखिए। दूसरा, बोरोसिल को देखिए, मैंने लगातार शेयर किया है। मुझे लगता है वही जो इस वीक का लो है 470, पहले भी मैंने दिया था। विवेक जी को मुझे याद पड़ता है, संदीप जी को। तो ये 470 के स्टॉप लॉस रखिए सर। 600 670 के टारगेट के लिए दिसंबर तक होल्ड करिए। चलिए, तो टाटा टेली हो गया, डेटा पैटर्न, सुजलॉन और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये 4 स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। शरद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ शामिल हुए। बहुत सारे स्टॉक्स पे बात हुई है, कोई डिस्क्लोजर्स आप शेयर करना चाहेंगे जाने से पहले? जी, हो सकता है संदीप जी, यहाँ कुछ एक स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, जैसे सुजलॉन है, बोरोसिल है, टाटा टेली है। यहाँ पर क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, गुड डे सर। Thank तो you. मानस सर के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, छोटे शेयर ऊंची छलांग।
तो छोटे शेयर ऊंची छलांग में आज हमारा फोकस है पावर और इंफ्रा रिलेटेड जो प्ले हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, जिसमें जीएमआर इंफ्रा हुआ, जीवीके पावर हुआ, पटेल इंजीनियरिंग, आईआरबी इंफ्रा, एचसीसी, अभी सुजलॉन की बात हो रही थी, रिलायंस पावर है, जेपी पावर है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर हमारे जो दर्शक हैं उनकी ओर से जो सवाल है वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। चूंकि इनका टिकट साइज़ काफ़ी छोटा रहता है तो यहाँ पे जो रिटेल निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनका रुझान भी बहुत ज़्यादा रहता है, उनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक एक करके इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीएमआर इंफ्रा, इसकी बातचीत कर लेते हैं। सर, जीएमआर इंफ्रा, इसके चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं सर? अगर हम पिछले एक साल में देखें, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 94 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी सर, अब ये जीएमआर एयरपोर्ट्स के नाम से ट्रेड होने लगा है? तो देखिए, पिछले मंथ अगर हम देखें संदीप जी, तो यहाँ पर 90 रुपए के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिला था। एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, प्राइस रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया था। उसके बाद हमने 100 रुपए तक की रैली देखी, फिर एक पुल बैक देखने को मिला। लेकिन उस पुल बैक में स्टॉक ने वापस उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन पिक हो सकता है। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं है, 7 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 110 से 112 रुपए के, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 1 से 2 मंथ में जीएमआर इंफ्रा टेस्ट कर सकता है। ओके, 110 से 112 तक के जो टारगेट्स हैं वो जीएमआर एयरपोर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट्स यहाँ पे बड़े हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लगाना है। जीवीके पावर एंड इंफ्रा, हालांकि इसकी बात बहुत कम होती है, पेनी स्टॉक है सर, 7 रुपये के आसपास ही आ गया। लेकिन आप देखिए इसमें इंटरेस्ट कितना है। एक साल का चार्ट आपके सामने है और एक साल में आप देखिए शेयर 3 रुपये के आसपास का था, 3.5 रुपये के आसपास का, इनफैक्ट माफ़ कीजिए 2.5 रुपये के आसपास का था, और 2.5 रुपये से चलता हुआ ये शेयर अब पहुंच गया है 7 रुपये पर। कुल मिला के देखें तो 2.25 गुना के आसपास का जो जंप है वो स्टॉक में देखने को मिला है। लेकिन अभी भी ये शेयर 10 रुपये के नीचे ही कारोबार कर रहा है। आज करीब 5% के आसपास का फॉल है। जीवीके पावर सर, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, बहुत क्लियर एडवाइस है, बिल्कुल स्टॉक से दूर रहे तो अच्छा है। 5% सर्किट वाले जितने भी स्टॉक होते हैं इसमें आपको निकलने का मौका नहीं मिलता। और ध्यान रखिए, 17 रुपए से गिरना शुरू हुआ है और 7 रुपए के भाव हैं। मेरे ख्याल से फेब में इसके भाव 17 रुपए के थे और आज 7 रुपए के हैं, तो बिल्कुल अवॉइड करने जैसा स्टॉक है। ठीक है, पटेल इंजीनियरिंग ये अगला स्टॉक है जिसमें 6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ है। 6 महीने में 2% के आसपास का मूव है और एक साल का चार्ट आप देखें तो जरूर 40% के आसपास की यहाँ पे बढ़ोतरी आती हुई दिखी भी है। 61 रुपये के आसपास सर, पटेल इंजीनियरिंग, इसमें क्या करना है? देखिए, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। एक बड़ा कंसोलिडेशन है, 75-76 पे रेजिस्टेंस है, 50 रुपए पे सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले, यहाँ पर कोई कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन, किसी के पास पोजीशन है, तो आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखें जिनके पास पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक है। आईआरबी इंफ्रा ये अगला नाम है, इसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट है सर। हाल फिलहाल हमने देखा था 78 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया और वहां से ये स्टॉक देखें तो रिट्रेस होते हुए 66 रुपये के आसपास आ चुका है। पिछले महीने हमने देखा, इनफैक्ट जब भी स्टॉक में कोई बड़ी रैली बनती थी उसके बाद एक ब्लॉक डील हो जाती थी और ब्लॉक डील के बाद ये शेयर नीचे की ओर आता हुआ दिखता था। 63 रुपये के आसपास का इसने रिसेंटली लो टच किया है और वहां से चलता चलता ये 67 रुपये के आसपास पहुंच गया है। आईआरबी इंफ्रा में क्या राय होगी सर? देखिए, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हमने 30 रुपए से नॉन स्टॉप रैली 75 रुपीज तक देखी थी, उसके बाद ही कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन में बने रहना चाहिए। 55 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए और जब भी यहाँ पर 75 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से आपको 92-95 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। 92-95 तक के जो लेवल्स है वो आईआरबी इंफ्रा में दिख जाएंगे अगर 75 रुपए का लेवल पार हो जाता है। एचसीसी ये कल का स्टार परफॉर्मर था सर, हमने देखा कल काफ़ी बड़ा अप मूव देखने को मिला। इसमें 6 महीने में अगर हम देखें तो 55% के आसपास की रैली आ चुकी है और एक साल में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में 3 गुना के आसपास का जंप देखने को मिल चुका है। करीब 36 रुपये के आसपास के जो गेंस हैं वो स्टॉक में ऑलरेडी बन चुके हैं। तो 18 रुपये के आसपास ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है और वहां से अब ये 54 रुपये के आसपास आ गया। मुनाफा वसूली करनी है या अभी भी दमखम है इस शेयर में सर? देखिए, बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2010 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इतना कंफर्टेबली स्टॉक 45 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, हर गिरावट पे बाइंग प्लस देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि 72 रुपीज तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन में बने रहिए और 44 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, 72 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो एचसीसी के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सुजलॉन ये अगला नाम है। सुजलॉन में हम देख रहे हैं कि लगातार जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं उनकी ओर से जो टारगेट्स हैं वो ऊपर की ओर रिवाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। 60 रुपये का टारगेट रिसेंटली एक ब्रोकिंग हाउस का आया था, वो भी लेवल अब पार होता हुआ दिखा है।
3 गुना से ज़्यादा के जो गेंस हैं वो स्टॉक में पिछले 1 साल में आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट 20 रुपये के आसपास के जो 1 साल पहले के लेवल थे वहाँ से अब देखें तो स्टॉक 63 रुपये के आसपास आ चुका है। आज इसने सर 63 रुपीज़ 75 पैसा का एक जो 52 वीक हाई है वो भी टच किया है। अभी शरद सर से बात हो ही रही थी थोड़ी देर पहले। आपकी क्या राय है सर सुज़लॉन को लेकर? तो देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 70 रुपए के आसपास के आते हैं। तो अभी भी यहाँ से भी करीब 8-9 रुपए का पोटेंशियल दिखता है ऊपर के साइड पे। तो बिल्कुल बने रहिए। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका है कि स्टॉप लॉस को टाइम टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए, पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 57 रुपीज कर ले, टारगेट 70 रुपए के आसपास के सेट करें। तो 57 का स्टॉप लॉस है। अब जो टारगेट ऊपर के आ रहे हैं सुज़लॉन के लिए वो हैं 70 रुपये के आसपास के। कुछ यूट्यूब के हमारे जो दर्शक हमारे साथ सवाल शेयर करें उनकी और भी बढ़े तो हमारे एक दर्शक हैं जाइगॉट के नाम से उन्होंने अपनी आईडी बनाई है। उनका सवाल है क्या SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 284 के रेट से एंट्री कर सकते हैं और इरकॉन में एंट्री कर सकते हैं क्या? तो दोनों शेयरों में ये एंट्री के हिसाब से पूछ रहे हैं। पहले अगर हम SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक में बना है सर। इसमें जो विनिवेश या फिर जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है वो एक बड़ा ट्रिगर है जो कि स्टॉक को ड्राइव करता हुआ दिखा है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन 284 रुपये के आसपास फ्रेश एंट्री बन सकती है सर अभी? देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा वेट करिए क्योंकि स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये 312 रुपए के ऊपर जब निकले तब यहाँ पर खरीदारी करनी। देखिए करेक्शन तो हो गया, जगह सही है, लेकिन क्योंकि 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है इसलिए थोड़ा सा वेट करिए। 312 रुपए के ऊपर अग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे 380 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट आप 360 370 के भी सेट कर सकते हैं। दूसरा नाम जो इन्होंने पूछा है वो है इरकॉन का। इरकॉन में भी हम देख रहे हैं कि अब आज एक गिरावट देखने को मिली, 2% के आसपास कमजोरी है। इरकॉन में भी ये पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है? नहीं, देखिए इरकॉन में भी प्रॉब्लम वही है कि 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर 52 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आई थिंक बेहतर रहेगा जब कंफर्मेशन मिले, 305 रुपए के ऊपर कंफर्मेशन मिले तभी आप खरीदारी करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी रुकें, थोड़ा सा वेट करें। जो लेवल्स आपको बताएंगे उनको आप जरूर ध्यान में रखकर चलें। अमन इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है देहरादून से। अमन जी नमस्कार, बताइए देहरादून में क्या सीन है? दिल्ली में तो बहुत बारिश हो रही है सर। जी जी, मौसम अच्छा है, बारिश सुबह हो रही थी पर अब नहीं हो रही है। अच्छा, अभी रुकी हुई है? हाँ जी, रुकी हुई है। ओके, तो मौसम अच्छा हो रहा है, ये राहत की बात है। भले ही बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ है, थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन ओवरऑल बाजार का जो मौसम है वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मिजाज है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो जरूर इंप्रूव होती हुई दिखी हैं। क्या जानना चाहते हैं सर, कौन सा शेयर है आपके पास? सर SRCP से मेरे पास 1500 शेयर है 54 के रेट पे। ओके जी सर, इसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ, टारगेट क्या होगा सर? अच्छा, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसे लिया है। एक बार प्राइस मुझे दोबारा बताएंगे सर, किस भाव पे आपने लिए? 54 रुपीज़, और 55.5 रुपये का यहाँ पे भाव चल रहा है, और 1500 शेयर इनके पास है। सर ये अच्छी बात यह है कि इनके पास नज़रिया काफ़ी लंबा है, लंबे समय के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। 54 रुपये पर SR शिपिंग पे क्या राय होगी सर आपकी? तो देखिए यहाँ पर आपको 48 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है जहां पर 50 मूविंग एवरेज आता है। अगर 48 के नीचे जाएगा तब तो डेफिनेटली आपको निकलना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर होल्ड नहीं करनी चाहिए पोजीशन। फिलहाल के लिए बनी रही है। देखिए जगह तो सही है जहां पर ये सपोर्ट लेके रैली रिज्यूम कर सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 60 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिले तब वो कंफर्मेशन माना जाएगा। तो 60 रुपए के ऊपर अगर निकल गया तब तो आपको 70 रुपए के ऊपर भी आपको शायद 81-82 रुपीज तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, स्टॉप लॉस 48 रुपीज के नीचे लगाइए। 48 का स्टॉप लॉस लगा के अमन जी आपके लिए राय है, आप इसमें बने रह सकते हैं। 60 रुपए के ऊपर यहाँ पे बड़ी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। कॉपर मनोज, इनका सवाल हमें मिला है, इन्होंने अपनी आईडी बनाई है कॉपर मनोज के नाम से। अपोलो पाइप के 30 शेयर हैं 700 रुपये पर 2 साल के लिए, क्या करें बताएं? तो 2 साल का नजरिया है सर। अपोलो पाइप इन्होंने लिया है 700 रुपये पर, 30 शेयर इनके पास है, और 700 वाला शेयर आ गया है 625 रुपये पर। आज भी करीब हल्की कमजोरी के साथ ही इसमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो 75 रुपये के आसपास का पर शेयर लॉस है सर। देखिए 75 रुपए का लॉस जरूर है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए यहाँ पर बने रहना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कोई बाउंस बैक देखने को मिले, 640-650 के भाव देखने को मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, और अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 700 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिले, वही ब्रेकआउट माना जाएगा। अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव लगता है, इसलिए उछाल पे लॉन्ग पोजीशन से निकलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो उछाल में इस स्टॉक से, अपोलो पाइप से आपको निकलने की राय है। स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है, इसलिए बने रहने में कोई समझदारी नहीं है।
छोटे शेयर ऊंची छलांग की और वापस लौटे तो रिलायंस पावर का एक शेयर है सर, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि 5% का ऊपरी सर्किट लगा हुआ है। थोड़े टाइम पहले यहाँ पे खबरें आई थी कि इन्होंने अपना जो कर्ज है उसे पूरी तरह से पे ऑफ कर दिया है। करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी देनदारी बची थी, जो कि स्टैंड लोन लेवल पे इन्होंने पूरी तरह से चुका दी है। एक साल में आप देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 16 रुपए से चलना शुरू हुआ था, अब ये 29 रुपए के आसपास आ गया है। आज भी 5% का ऊपरी सर्किट है। क्या इसमें खरीदारी के इंडिकेशंस मिल रहे हैं सर? अभी भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है? तो देखिए, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जो 5% सर्किट वाले स्टॉक होते हैं, ये बहुत सावधानी से इसमें ट्रेड करना चाहिए या पोजीशन बनानी चाहिए। नॉर्मली मैं ऐसे स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूं जहां पर 5% का सर्किट होता है, तो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 24 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है। जो 5% सर्किट वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें कॉशियस रहने की ही व्यू है, जो कि सभी स्टॉक्स के लिए वो मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। अरमान सिद्दीकी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर नमस्कार, वेलकम टू मनी 9। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे एक इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर है 628 शेयर, जो अच्छा। मैंने 293 में खरीदे थे। तो सर उसके लिए आगे की क्या एडवाइस है? ओके, तो इरकॉन पे तो अभी इनफैक्ट बातचीत हुई भी थी। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे सर। इनकी एंट्री है 294 295 के आसपास की, 284 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या राय देंगे सर इनको आप? तो देखिए, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि देखिए जगह सही है, लेकिन क्योंकि स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई बाय रिकमेंडेशन देना मुश्किल है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 259 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। पॉजिटिव तभी होगा जब ये 305 रुपए के ऊपर निकलेगा, और 305 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो पिछला हाई 345 रुपए के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेगा। चलिए, तो ये राय है इरकॉन की। जहाँ तक बात है छोटे शेयर ऊंची छलांग में, अगला नाम है जेपी पावर का, जिसे हम जयप्रकाश पावर के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी का स्टॉक है। वैसे तो 19 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी 3 गुना के आसपास के रिटर्न पिछले एक साल में दे चुका है। 6 रुपये से चलता हुआ ये अब 18 रुपये 68 पैसे पर पहुंच चुका है। जेपी पावर में सर आपकी क्या राय होगी? देखिए, यहाँ पर पिछले 2 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और ट्रेंड की बात करें तो कंसोलिडेशन दिखता है। 17 रुपए पे सपोर्ट है, 21 रुपए पे रेजिस्टेंस है। तो अगर 21 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा, तो उसके ऊपर ही खरीदारी करें। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप जेपी पावर के स्टॉक में बने रह सकते हैं। इस बीच एनएचपीसी ये अगला नाम है, और एनएचपीसी को लेकर तो हमारे दर्शकों की ओर से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। अभी ये शेयर 103 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2 गुना हो चुका है पिछले एक साल में। आज भी करीब आधे % के आसपास की मजबूती है। 6 महीने में भी देखें तो करीब 24% के आसपास का अपमूव स्टॉक में आ चुका है। और इस साल की बात करें, जो 7 महीने बीते हैं ऑलमोस्ट, उसमें 55% की रैली स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो पावर शेयरों में अगर हम देखें तो खास तौर पे जो पीएसयू नाम है उसमें एनएचपीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे रिटेल का बहुत इंटरेस्ट है, और इसने लीड भी किया है जहां तक रैली की बात है। क्या अभी भी फ्रेश एंट्री बनती है सर इसमें? देखिए, 2022 से अगर आप स्टॉक का ट्रेंड देखें तो पहला तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हर करेक्शन पे ये 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और फिर नया हाई बनाता है। इस बार भी स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो अगर आप किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 94 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। ध्यान रखिए, ऊपर 110 से लेकर 115 की रेंज में रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएगा तो आपको 155 165 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा बेट हो सकता है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 94 का स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन को होल्ड करिए। चलिए, तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 94 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। ये राय है एनएचपीसी पर। एसजेवीएन इसी कैटेगरी का स्टॉक है, इसी पीएसयू स्पेस से ही पावर और खासतौर पे रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ शेयर है। ये हाइड्रो पावर में इनका ज़्यादा कारोबार है। इस शेयर में भी आप देखें तो करीब 2.5 गुना के आसपास के रिटर्न्स पिछले एक साल में बने हैं। और इस साल की जहाँ तक बात है तो इस साल भी ये 50-55% के आसपास की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। तो 142 रुपये के आसपास, हालांकि ये स्टॉक अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। 161 रुपये के आसपास का इसने 52 वीक हाई बनाया था। तो क्या साइजेबल करेक्शन हो चुका है, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, या जिनके पास है वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले? नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, यहाँ पर बने रहना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर भी पैटर्न उसी तरह के हैं, हाई टॉप हाई बॉटम्स के पैटर्न है। और 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो 129 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉक एक बार 150 152 का लेवल ब्रीच कर जाएगा तो आपको 165 और उसके ऊपर 175 तक के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, तो एसजेवीएन को लेकर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। तो छोटे शेयर ऊंची छलांग में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और चलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स की तरफ।
तो मानस सर से जानते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें अभी भी मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है। मार्केट जरूर पिछले 5 दिन से करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और इस करेक्शन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि उनके रडार पर आए हैं जहां पे लेवल्स एंट्री के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं और यहां से भी दमखम है कई गुना की रैली दिखाने का। बताएं सर, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं? देखिए, मल्टी बैगर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दो लार्ज कैप स्टॉक हैं जो चार्ट से बेहतरीन लगते हैं। और देखिए, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर आई थिंक क्योंकि थोड़ा हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो लार्ज कैप में रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला स्टॉक बीपीसीएल है, जहां पर अगर आप देखिए तो काफी समय के बाद हमने कंसोलिडेशन जोन के बाहर का ब्रेकआउट देखा, उसके अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जब भी 330 का लेवल ब्रीच करेगा तो आपको 410 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल बेसिस पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 314 रुपए के स्टॉप लॉस से 340 रुपए तक के टारगेट आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं और स्टॉक को 6-8 महीने होल्ड कर सकते हैं तो आपके टारगेट करीब करीब 410 के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स का। यहाँ पर भी आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। बड़ा कंसोलिडेशन था, लेकिन आज क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है, 1049 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1110 तक के टारगेट पॉसिबल है, ये ट्रेडिंग कॉल होगा। लेकिन अगर आप निवेशक हैं और 6 से 8 महीने होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर भी करीब 1240 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल दिखता है। ओके, तो दोनों लार्ज कैप्स हैं जो कि मानस सर ने हमें बताया है, क्योंकि बाजार में वॉलिटिलिटी है, 5 दिन से गिरावट हो रही है, तो उस वजह से लार्ज कैप में थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे बहुत वाइल्ड मूव्स नहीं आते हैं। इसलिए बीपीसीएल पहला नाम है जिसे उन्होंने चुना है। 314 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और 323 रुपये के आसपास का भाव है। 340 रुपये तक के टारगेट्स में ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। 6 से 8 महीने का नजरिया है तो ये स्टॉक आपको 410 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा नाम है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में अगर आप ट्रेडिंग व्यू लेकर चलते हैं तो 1110 रुपये ये आपका टारगेट प्राइस होगा। आपको स्टॉप लॉस रखना है 1049 रुपये का। और अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है, 6 से 8 महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट का व्यू लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मीडियम टर्म का, तो फिर आपको 1240 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। शरद जी हमारे साथ जुड़े थे। शरद जी के जो कॉल्स हैं वो भी आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स में उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। सुजलॉन एनर्जी उन्होंने बताया था, जो कि अब जो टारगेट्स हैं वो 70 से 80 रुपये तक के हो सकते हैं। 63 रुपये के आसपास है, तो अब जो स्टॉप लॉस है वो 52 रुपये का है। मानस जी ने हमें 54 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस बताया, माफ कीजिए 57 रुपये का स्टॉप लॉस बताया था इस स्टॉक के लिए। शरद जी ने बताया कि 52 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें 70 से 80 रुपये तक की उम्मीद करके चल सकते हैं। अगला नाम जो है वो भी इसी स्पेस से ही है, रिन्यूएबल स्पेस से ही, बोरोसिल का है, जिसमें 600 रुपये पहला टारगेट है, 670 रुपये अगला टारगेट है। 550 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 430 रुपये का। सितंबर क्वार्टर तक का व्यू जो है वहां तक आपको लेके चलना है। ये टारगेट्स उस दौरान पूरे होते हुए नजर आ सकते हैं। 2 स्टॉक और भी उन्होंने बताए थे जिसमें डेटा पैटर्न्स है। आज दमदार एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब ये रैली जो है स्टॉक को 4000 से 4500 रुपये तक लेके जा सकती है। 3400 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2900 के आसपास का जो बेस फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत ही पॉजिटिव है और उसी लेवल पे आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है डेटा पैटर्न्स की जहां तक बात है। और चौथा नाम है टाटा टेली का। टाटा टेली सर्विसेज में 120, 140, 160 ये टारगेट प्राइजेस हैं जो कि शरद जी ने दिए हैं। 105 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 82 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको टाटा टेली सर्विसेज में भी खरीदारी करके चलना है। तो ये तो बात हुई मल्टी बैगर स्टॉक्स की। तो मानस सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने दिया। एक बार जाते जाते एक मार्केट पे सर आपका व्यू जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि चूंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है। जब आप जुड़े थे तो हम नतीजों की बातचीत कर रहे थे। मार्केट्स में हम देख रहे हैं 5 दिन से लगातार गिरावट हो रही है सर, लेकिन टेंडेंसी यही है कि लोअर लेवल से रिकवरी होती है। 24,074 बजट के दिन का लो था, उसके ऊपर हम 400 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुए। कल भी हम जहां गिरे थे जहां तक वहां से रिकवरी लेकर बंद हुए। आज भी निफ्टी का जो लो है 24,200 का है, अभी हम 24,300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हैं सर आप मार्केट को? क्या लोअर लेवल से रिकवरी जो है मजबूत होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है? देखिए, मेरे लिए बजट डे के हाईज लोज ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 24,600 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगा तब तो आपको बिल्कुल रैली रिज्यूम होती दिखेगी, जिसके पक्ष में मैं हूं। एक्चुअली मेरा समझना ये है कि शायद 25,250 या 25,350 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर बजट डे का लो ब्रेक हो गया तो आप मान के चलिए कि अगर 24,000 का स्तर ब्रीच हो गया, उसके नीचे निफ्टी फिसला, तो बिल्कुल आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको 500-600 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, अपनी स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाइए
और फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करिए 24,600 के लेवल्स को ब्रीच करने का। 24,600 का लेवल पार होने दीजिए, उसके बाद ही आपको कोई भी जो फ्रेश खरीदारी है वो मार्केट्स में करनी है। मंथली एक्सपायरी का दिन है, वॉलिटिलिटी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 24,600 के लेवल का। मानस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग टाइम टाइम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। गुड डे सर। तो बीच बाजार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन 4 बजे मेरी सिर्फ मेरा सवाल, ये खास कार्यक्रम है जो हम मनी 9 आपके लिए लेकर आता है। आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी जो क्वेरीज हैं, वो हम एड्रेस करते हैं। प्रियंका जी आपके साथ जुड़ेंगी और आपके सवालों के जवाब देंगी, उसकी एक झलक देख लीजिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। चलिए, बीच बाजार में आज के लिए बस इतना ही। बाजार में हम देख रहे हैं वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है। थोड़ा कॉशियस रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपनी जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं उनको भी आप लाइट रखें। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।